नजरों से गुजर जाया करते हैं, जो नजरों से गुजर जाया करते हैं, वे सितारे अक्सर टूट जाया करते हैं। कुछ लोग गम को बयां होने नहीं देते, ये पेड़ पौधे हैं साहब, गम को भी खामोशी में बयां किए जाते हैं। सुप्रभात में विशाल राजकुमार खरचवाल शिवाजी साइंस कॉलेज का विद्यार्थी आज इस वक्तृत्व स्पर्धा में दिए गए विषय नैसर्गिक स्रोत एवं उनका संवर्धन, इस विषय के ऊपर अपने विचार लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। सर्वप्रथम मान्यवर, मैं आप सभी का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहूंगा कि आखिर जिस विषय पे हम बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं उसकी परिभाषा क्या है, आखिर नैसर्गिक स्रोत की परिभाषा क्या है। आज वैश्विक स्तर पे देखें तो बहुत सारे नैसर्गिक स्रोत हमें प्राप्त होते हैं, पर अगर हम भारतवर्ष की बात करें, इस भरतखंड की बात करें, तो हमें देखने को मिलता है कि यह एक विविधता की भूमि है। यहाँ कई प्रकार के नैसर्गिक स्रोत हैं, चाहे वो जैविक हों चाहे वो अजैविक हों, चाहे यहाँ धातुओं की बात की जाए, चाहे धातुओं के भंडारों की बात की जाए, चाहे यहाँ कोयलों के भंडारों की बात की जाए, चाहे यहाँ जल स्रोत की बात की जाए, चाहे विद्युत स्रोत की बात की जाए, अनेक प्रकार के जैव और अजैविक स्रोत हमारे भारतवर्ष में दिखते हैं। पर इनके संवर्धन की बात भी आती है। अब संवर्धन की परिभाषा क्या? संवर्धन की परिभाषा यह है कि जो नैसर्गिक स्रोत लुप्त हो सकते हैं, जो समाप्त हो सकते हैं, उन्हें हमें बचाना है, उनका हमें संवर्धन करना है। उदाहरण के रूप में पेट्रोलियम और कोयला, यह दोनों ऐसी वस्तुएं हैं जिनका संवर्धन करना अनिवार्य है, क्योंकि एक समय के बाद ये समाप्त हो जाएंगी, ये दोबारा इस्तेमाल करने योग्य नहीं है, रिन्यूएबल नहीं है, तो इनका हमें इस्तेमाल सीमित मात्रा में करना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को भी हमें ये देना है, ये विरासत है साहब। हम ही अगर सब इस्तेमाल कर जाएंगे तो आगे की पीढ़ियां क्या देख पाएंगी। तो इस सब में आगे बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है, मैंने कहा नैसर्गिक की बात करते हैं स्रोतों की, तो वो जैविक और अजैविक होते हैं। जब अजैविक की बात करते हैं तो उसमें कई सारे धातुओं भंडार की बात आती है, चाहे एल्यूमिनियम की बात कीजिए, चाहे मैग्नीशियम की बात कीजिए, चाहे बक्साइट की बात कीजिए, चाहे आप तांबा की बात कीजिए, कॉपर की बात कीजिए, आयरन की बात कीजिए, लोह की बात कीजिए, ये सब जो वस्तुएं धातुएं हैं, ये हमें खनन के माध्यम से, खनिज पदार्थों के माध्यम से, इसी भूमि से, इसी नैसर्गिक वातावरण से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। जो प्रकृति इसका स्रोत है, नैसर्गिक स्रोत है, इसका हमें पूर्ण रूपेण इसका उपयोग करना है, पर नियमित मात्रा में, कि इसका संवर्धन भी हमें ही करना है, जानने की आवश्यकता है। लेकिन इस सब में आगे बढ़ते हैं तो मुझे जैविक स्रोत के ऊपर भी आना पड़ेगा। हमने अजैविक की बात की, तो जब जैविक की बात करते हैं तो जैविक स्रोत का अर्थ है जो जीवित रूप से हमें प्राप्त हो, जो जीवित वस्तु से हमें प्राप्त हो, अर्थात पशुओं से या हमें पौधों और पेड़ों से हमें प्राप्त हो, वृक्षों से हमें प्राप्त हो। तो जब हम वृक्षों की बात करते हैं तो हमें वन की ओर चलना होता है, और जब हम वन क्षेत्रों की बात करते हैं तो हमें जानने को मिलता है हमारा भारतवर्ष विविधता की भूमि है। यहाँ कई प्रकार के वन पाए जाते हैं, कई जगह वर्षा वन है, कहीं जगह पर हम देखते हैं तो उष्ण कटिबंधीय वन है, शुष्क कटिबंधीय वन है, आर्द्र कटिबंधीय वन है, अर्थात मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल तुंद्राज हैं, तो अल्पाइन्स हैं। इतने प्रकार के जो हमारे यहाँ वन है, जिसे हम फॉरेस्ट कह रहे हैं, उसके अंदर से मिलने वाला ईंधन, उससे मिलने वाले मसाले, उससे मिलने वाली औषधियाँ, उससे मिलने वाली गोंद, उससे मिलने वाले पदार्थ, उससे मिलने वाली समिधा, यह सब, उससे मिलने वाली लकड़ियाँ, कई प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की बड़ी जनसंख्या का एक अर्थ रूप से कार्यगार है, उनका काम है, उनकी रोजी रोटी है, इसके ऊपर रोजी रोटी टिकी हुई है साहब। तो साहब इसका संवर्धन नहीं करेंगे तो वो लोग भी भूखे मर जाएंगे, जानने की आवश्यकता है। इन सबसे आगे बात करते हैं तो केवल भारतवर्ष की सीमाएं केवल वन क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, वहाँ पे रहने वाले जो जीव हैं, जो जानवर हैं, तो उनके माध्यम से भी हम कह सकते हैं वह भी एक नैसर्गिक स्रोत है जीवन को आगे बढ़ाने का, जानने की बात है, जिसे हम वन्य जीवन कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं। जब इस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो हमें देखना यह भी चाहिए कि केवल वन क्षेत्रों को छोड़े के बिना आगे बढ़ते हैं अगर, तो देखना यह है कि समुद्रीय तटीवर्तीय क्षेत्रों से जुड़ा हुआ हमारा भारतवर्ष है। भारत की सीमा को देखें तो कई जगह से हिंद महासागर घेरता है, कई जगह प्रशांत महासागर घेरता है, और कई जगह पे इसे अरब महासागर घेरता है। इतना बड़ा समुद्री तटीवर्तीय क्षेत्र होने के कारण भारत के अंदर मत्स्य पालन की बहुतायत मात्रा में हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं किस प्रकार जलचर के ऊपर अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है, अर्थित होती है। जब हम ये देखते हैं तो कितने ही लोगों का व्यवसाय मत्स्य पालन, मत्स्य बिक्री, मछलियों को पालना, मछलियों को बेचने के ऊपर निर्धारित करता है। आप देख सकते हैं जो समुद्र के तटवर्तीय क्षेत्रों में रहा करते हैं, तो यह भी एक नैसर्गिक स्रोत है, व्यवसाय के लिए कह दीजिए, उपजाऊ के लिए कह लीजिए, तो ये नैसर्गिक स्रोत है। पर इतने सारे नैसर्गिक स्रोत जब एक पृथ्वी के एक क्षेत्र में है, उनका संवर्धन करने की तो आवश्यकता है, चाहे जैविक हो चाहे अजैविक हो, तो संवर्धन की आवश्यकता है साहब। तो क्या पहले भी संवर्धन हुए हैं? हाँ,
हुए हैं। कैसे हुए हैं? जब हम बात करते हैं इतिहास की, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति जो एक तरीके सभ्यता हुआ करती थी सिंधु घाटी के समय पे, तो उस समय की अगर हम बात करते हैं तो उस समय भी इस प्रकार के प्रमाण हमें मिले हैं कि उस समय भी इन नैसर्गिक स्रोतों का संवर्धन करने का प्रयत्न होते आया है और हुआ है, निश्चय हुआ है, इसका प्रमाण है। जब इस क्रम से आगे बढ़ते वर्तमान की स्थिति में आते हैं, तो आज हम देख सकते हैं सरकार ने 19 के दशक में 1988 1983 के दशक में उन्होंने किस प्रकार से देश के अंतर्गत कई कानूनों की स्थापना की कि वो प्राकृतिक नैसर्गिक जो स्रोत है उनका संवर्धन कर सके। अगर हम बात करें तो नेशनल नेचुरल प्रोटेक्शन मैनेजमेंट एक्ट की जो स्थापना की गई वो इन्हीं सब नैसर्गिक स्रोत के संवर्धन के लिए की गई, आप और हम समझते हैं। जब इस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो ये बात मन में आती है कि आखिर इतनी बड़ी जो नैसर्गिक स्रोत है उनका संवर्धन करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को स्थापित करती है। साहब इतना बड़ा भारतवर्ष है, यहाँ पे इतने लोग रहते हैं, इनमें से एक बड़ी जनसंख्या का कार्यगार, इनका रोजी रोटी इसी नैसर्गिक स्रोत पर निर्भर करता है। वन क्षेत्रों में, जल क्षेत्रों में, समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों में निर्भर करता है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। जब इस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो कई लोगों को इससे रोजगार मिलता है, रोजगार छिन जाएगा अगर हम उनका संवर्धन नहीं कर पाएंगे। और अगर इस क्षेत्रों में हमने ध्यान दिया तो कई क्षेत्रों से इसका नुमाइश की जा सकता है, इससे हम कई सारी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर का दिया हुआ वरदान है नैसर्गिक स्रोत, पर इनका उपयोग नियमित मात्रा से संभलते हुए करना है, क्योंकि ये हमें विरासत में हमारे पूर्वजों से मिली है और यह विरासत हमें अगली पीढ़ी को भी देनी है, सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना है। इसलिए इनका संवर्धन करना, इनकी सुरक्षा करना, इसमें वृद्धि करना आपका और हमारा दायित्व है। इनकी रक्षा करना हमारा और आपका दायित्व है, चाहे वह पेड़ पौधे हो, कोई स्थान हो, कोई पत्थरें हो, उनकी रक्षा करना आपका हमारा दायित्व है, ये समझने की आवश्यकता है। और अंत में इतना ही निष्कर्ष में पहुंचूंगा और कहूंगा हमें अपनी अधोगमन करती चेतना का ऊर्ध्वगमन करना है और सहज मन से, सुलभ मन से उठते हुए आगे बढ़ना है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए एक पंक्ति कहूंगा कि भाई, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। अरे साहब, हमने तो सबको दर्द दिए, पर ये प्रकृति है साहब, ये सबको खजाना लुटाती है, अपना खजाना लुटाती है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।